नमस्कार। हम भारत के लोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश पांडे और आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं खास मेहमान राकेश खंडूड़ी जी। राकेश जी को कौन नहीं जानता है, राकेश जी को सब लोग जानते हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में राकेश जी ने एक बड़ा नाम कमाया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की पत्रकारिता में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राकेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप और हम तो बचपन के मित्र भी रहे हैं और मैं तो आपसे छोटा हूं और छोटे भाई की तरह आपने मुझे हमेशा प्यार किया है, दुलार किया है और आप मुझे पढ़ाते भी थे। मैथमेटिक्स पढ़ने में आपके पास आता था जी। जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो क्या आपने उस समय सोचा था कि पत्रकारिता जैसे महत्वपूर्ण प्रोफेशन में आप आएंगे और आज एक मुकाम हासिल कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल। आपका प्रश्न जो है ये अक्सर लोग मुझसे पूछते भी हैं और मेरे बेटे ने भी एक बार ये प्रश्न मुझसे पूछा था कि आपको तो कुछ और होना चाहिए था। तो आमतौर पर जो घर में सदस्य होते हैं उनको लगता है कि जो आदमी जो जिस प्रोफेशन से जुड़ा है वो उससे भीतर कर सकता था या उससे अलग प्रोफेशन में जा सकता था। जहाँ तक पत्रकारिता की बात है तो मेरा जो उद्देश्य था जीवन का कि मुझे क्या करना है, तो मैं जब छोटा था तो मैं डायरी लिखता था। डायरी लिखने की मेरे को बड़ी वो थी। अब तो मैंने छोड़ दिया डायरी लिखना। तो उस समय मैंने जो अपनी डायरी में लिखा था तो उसमें एक कॉलम था माई एम। तो मैंने दो उसमें रखे थे, एक टीचिंग कि या तो मैं टीचर बनूंगा या फिर मैं जर्नलिज्म पे जाऊँगा, जर्नलिस्ट बनूंगा। तो इसमें से जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मेरे अंदर और भी मतलब शौक़ थे मेरे। मैं खेलता था, क्रिकेट बहुत खेलता था। क्रिकेट के मतलब ये समझिए कि क्रिकेट के लिए मैं इतना दीवाना था कि मेरा हाई स्कूल की परीक्षा हो रही थी, सुबह हमने परीक्षा दी और दिन में हम मैच खेलने चले गए। तो ऐसी भी स्थितियाँ थी। और ये घर वाले तो चाहते थे कि हम कहीं इंजीनियरिंग में जाएं या कुछ और प्रोफेशन में जाएं, तो उनको तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हम इस प्रोफेशन में जाएंगे। तो धीरे धीरे जब हमने ग्रेजुएशन में आए तो हमने बीए किया, डीवीएस कॉलेज से हमने बीए किया और वहाँ भी हम कई लोगों के संपर्क में आए। बहुत सारे लड़के सीडीएस की तैयारी कर रहे थे, हमने भी उनको देखकर सीडीएस का भी फॉर्म भरा। उसमें हमने रिटर्न भी क्वालिफाई किया। हम गए नहीं इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन कुल मिला के हमें क्योंकि इस प्रोफेशन में आना था, फिर बीए के बाद बीएड का एग्ज़ाम दिया क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा थी। मैंने बीएड की बहुत अच्छी तैयारी भी की थी और आपको मालूम है कि उसमें बहुत लिमिटेड सीट होती थी। आज तो बीएड हर जगह बीएड कॉलेज खुले हैं, लेकिन हमारे समय में डीएवी कॉलेज में मुझे लगता है कि मुश्किल से 18 या 20 सीटें होती थी और बहुत हाई मेरिट जाती थी। तो उसमें भी मैं 2 नंबर से रह गया था। तो मेरे 332 नंबर थे, 334 पे लास्ट वो थी कट ऑफ थी और मैं उसमें रह गया। तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि मैं बीएड मतलब जिसको मैं बीएड करना मतलब सोच रहा था बीएड करने के बाद फिर मैं टीचिंग प्रोफेशन में एंट्री कर जाऊंगा, लेकिन वो हो नहीं सका। उसके बाद फिर मैंने बीजेएमसी किया डीएवी कॉलेज से ही। और बीजेएमसी करने के बाद मुझे ऐसा जब हम बीजेएमसी कर रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि इस कोर्स को करने के बाद अब हमारे हाथ में नौकरी है। लेकिन हम जब उस कोर्स को करने के बाद आए तो हम समझ नहीं पाए कि अब नौकरी कैसे मिलेगी हमें। 1-2 दफ्तर अखबार में 2 ही अखबार होते थे उस समय, बल्कि देहरादून में दून दर्पण भी उस समय होता था और उस समय हमारे टाइम पर अच्छा चलता था। तो हमने प्रयास सबसे पहले हमने नंबर 1 अखबार में अमर उजाला में प्रयास किया, फिर दैनिक जागरण में प्रयास किया। तो वहाँ हमें मतलब ये समझिए कि नौकरी की तो बात ही छोड़िए, हमें ट्रेनिंग का भी मौका नहीं मिला जी। और उसके बाद फिर हम दून दर्पण में लास्ट में फिर हमें किसी ने सजेस्ट किया कि आप ऐसा कीजिए, लेकिन हमारा मन नहीं मारा तो हम दिल्ली चले गए। दिल्ली में हमारे एक रिलेटिव थे जो एडवर्टीजमेंट कंपनी चलाते थे, एक्सेस कम्युनिकेशन के नाम से। तो उन्होंने मुझे उनके संपर्क थे नवभारत टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा और हिंदुस्तान टाइम्स में। तो मेरे को तीनों दफ्तरों में ले गए। वहाँ उनके संपादकों से भी मेरी मुलाकात कराई उन्होंने। तो उन्होंने सबने मेरे को यही सजेस्ट किया कि अभी आप एकदम से इतने बड़े अखबार का ख्वाब मत देखिए, आपको शुरुआत करनी है तो आप एक ऐसा अखबार पकड़िए, ऐसे अखबार में जाइए जहाँ आपकी ट्रेनिंग हो। तो उनमें से राष्ट्रीय सहारा के जो संपादक थे उन्होंने जोशी जी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम देहरादून में दून दर्पण अखबार है, वहाँ अगर आप मुफ्त में भी काम अगर करने का मौका मिले तो उसमें ज़रूर जाओ। बिल्कुल। तो मैंने दून दर्पण से अपने कैरियर की शुरुआत की। उस समय मनु जी वहाँ संपादक होते थे, तो उन्होंने हमें मतलब वो हमें गाइड करते थे। तो हमें एक
उस समय उत्तराखंड आंदोलन चरम पर था, खूब चल रहा था। तो उन्होंने मुझे एक कॉलम दे दिया था कि आप उत्तराखंड आंदोलन में आंदोलनकारियों से बात कीजिए और उनके फोटोग्राफ्स लाइए और उसको हम छापेंगे। तो मैंने वो सीरीज चलाई पूरे 1 महीने तक। तो उससे वो बहुत मतलब खुश हुए और उन्होंने मुझे फिर 1-2 विभाग भी दिए। फिर जब मैं मेरे एक भाई साहब हैं, वो उनकी एक कंपनी थी एडवर्टीजमेंट की, एक्सेस कम्युनिकेशन, देहरादून में नंबर 1 कंपनी थी उस समय। तो उनको एक टाइटल मिला उत्तराखंड समाचार चक्र का, साप्ताहिक न्यूज़पेपर का। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहा यार तुम कहाँ चक्कर में पढ़ रहे हो इधर उधर, तुम ऐसा करो इस अखबार को चलाओ। तो फिर मैं एक साप्ताहिक अखबार में संपादक बन गया। तो सच माने तो हमारी शुरुआत संपादक से हुई। एक साप्ताहिक अखबार के संपादक हो गए और हमें लगा कि बस, फिर हमने उस अखबार को कम से कम 1 साल 2 साल चलाया। उसका DAP भी हो गया। हमने जो है उत्तर प्रदेश सरकार से उसको पंजीकरण भी करा दिया। फिर मैं जिस कॉम्प्लेक्स में देहरादून में, जिस कॉम्प्लेक्स में वो ऑफिस था एक्सेस कम्युनिकेशन, उसी के सामने अमर उजाला का सिटी ऑफिस था। वहाँ सुभाष गुप्ता जी थे। तो वो सुभाष गुप्ता जी के संपर्क में आया। मैंने उनसे निवेदन किया कि मैंने भाई साहब, तो उन्होंने कहा कि यार देखो ऐसा है, आप डोईवाला से अगर कर सकते हो तो आप एक बार विचार कर लो कि आप कर सकोगे नहीं कर सकोगे, आपको करना है कि नहीं करना है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सीखना है। तो मैं डोईवाला से स्ट्रिंगर बन गया अमर उजाला का। और क्योंकि उसमें पैसे ही बहुत कम थे तो मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था। तो मैंने अंग्रेजी विषय में हाई स्कूल इंटर के बच्चों को मैंने ट्यूशन भी पढ़ानी शुरू की। और उससे मेरी आय भी हो जाती थी। और अमर उजाला में जब मैंने यहाँ काम किया तो मैंने बहुत सीखा। ये समझिए कि मेरा बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई। और पत्रकारिता का असली मुहावरा अगर मैंने कहीं सीखा तो वो डोईवाला से ही सीखा। तो अब देखा जाए तो उम्र में आप मुझसे छोटे हैं, लेकिन अगर देखा जाए पत्रकारिता के क्षेत्र में तो तुम मुझसे सीनियर हो। और तुमने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि भाई जी आप करो। और तुम ऋषिकेश में उस समय करते थे तो मैं कई बार तुम्हारे साथ ऋषिकेश भी गया। और ऋषिकेश में वहाँ जो इंचार्ज थे हमारे, तो वो हमें बहुत कोऑपरेट करते थे और बड़ा हमें प्रोत्साहित भी करते थे। IDPL की बहुत खबरें भी लिखते थे जी। अशोक कस्क जी ने हमें बहुत मतलब सिखाया भी, बताया भी। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे अचानक एक मैसेज आया कि अमर उजाला जो है हिमाचल से लॉन्च हो रहा है। और सुभाष गुप्ता जी ने मुझसे संपर्क किया कि यार राकेश ऐसा करो, तुम डोईवाला के लिए नहीं बने हो, तुम्हें अब बाहर जाना है। तो मैंने कहा भाई साहब क्या है? उन्होंने कहा तुम्हें हिमाचल भेज रहे हैं हम, तुम शिमला जाओगे। तो मेरे को लगा कि शिमला जाना है तो अब नौकरी करनी है, जब इस प्रोफेशन में आ ही गया तो चले जाते हैं। और फिर मैं शिमला चला गया। और फिर वहाँ अमर उजाला में मैं शुरुआत में मेरे को उन्होंने ट्रेनी रखा, फिर जूनियर सब रिपोर्टर हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये यात्रा वापस देहरादून तक पहुँची। और आज मैं अमर उजाला में स्टेट ब्यूरो चीफ के पद पर हूँ। भगवान की कृपा है कि उन्हीं का मार्गदर्शन है जिसके कारण हम आज यहाँ पर इस मुकाम तक पहुँचे हैं। लेकिन मंजिल, मेरा मानना है कि मतलब ये कोई आखिरी पड़ाव नहीं है। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो आज की जो नई पीढ़ी के रिपोर्टर हैं, मैं उनसे भी सीखता हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नई पीढ़ी का जो रिपोर्टर है वो हमसे बेहतर है कई चीज़ों में, टेक्नोलॉजी के मामले में, सोच के मामले में, और जो उसकी समसामयिक जानकारी है उसके मामले में। तो सीखने की, एक बात कहते हैं लोग, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो मेरे ये सीखने की जो वो है चाह है वो लगातार जारी है। और मुकाम आज हम अब भले ही यहाँ हैं, कल हमारा ट्रांसफ़र हो सकता है, हम कहीं और भी जा सकते हैं। इसलिए सिलसिला, पत्रकारिता का सिलसिला जब तक उम्र है जी और जब तक दिमाग चल रहा है तब तक ये जारी रहेगा। अभी हम मुलाकात कर रहे हैं राकेश खंडूड़ी जी से। राकेश खंडूड़ी जी अमर उजाला अखबार में ब्यूरो चीफ हैं, स्टेट ब्यूरो चीफ हैं। और राकेश जी जैसा कि बता रहे हैं कि राजेश तुम मुझे लेकर आए, नहीं राकेश जी आप मुझे लेकर गए थे। और मुझे याद है कि आप और हम लोग शाम को खूब घूमते थे। बिल्कुल। और हम लोग एक संगठन से जुड़े हुए थे, बिल्कुल, नेहरू युवा मंडल से। बिल्कुल। और आपके साथ में बैठा हुआ था चांदमारी रोड पर जी। और वहाँ पर मैंने पूछा कि खंडूड़ी जी क्या करना चाहिए। तो आपने कहा कि पत्रकारिता का कोर्स मैंने किया हुआ है, तुम भी पत्रकारिता का कोर्स करो और इसमें बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत अवसर हैं। जब यूनिवर्सिटी ने एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया तो आप मुझे लेकर श्रीनगर गए थे। बिल्कुल याद आ रहा है आपको? बिल्कुल याद आ रहा है। और आप और हम गए थे, उस गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप मुझे गांव में लेकर गए थे। जी। असल में जब हम साथ साथ गए थे, हम बस से गए थे और
हम जब श्रीनगर पहुँचे तो वहाँ हमारा घर है, हमारे ताऊ जी वगैरह वहीं रहते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि मैंने कहा एक अनुभव भी आपको लेना चाहिए पहाड़ का। तो मेरी बुआ रहती हैं वहाँ पर, खोला एक श्रीनगर से ऊपर एक टॉप पे गाँव है, उसके बगल में ही हमारी बुआ रहती हैं। उस गाँव का नाम है सुंदरपुर। तो वहाँ सुंदरपुर में सिर्फ 2 ही घर हैं और वहाँ हमारी बुआ रहती है। तो हम साथ साथ पैदल पहाड़ चढ़े थे और फिर उसके बाद हम अपनी बुआ के यहाँ रहे। वहाँ से फिर हम नीचे उतरे। मैं पूरे रास्ते आपसे पूछता रहा कि अभी कितना दूर है, अभी कितना दूर है, और आप चले जा रहे थे, आप मेरे लिए रुक रहे थे। और मुझे ये भी याद है कि दूसरे दिन संडे था और संडे को आप फिर नीचे उतरे थे। नीचे उतरे थे हम, और मैं वहीं गांव में रहा था। आप वहाँ गाँव में रहते। हम कुछ सामान लेने के लिए नीचे आए थे। तो फिर शाम को हम अभी आपने पूरी पत्रकारिता की जर्नी मुझे बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुई जी। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि पत्रकारिता ही क्यों? हाँ, ये बात सही है कि पत्रकारिता ही क्यों। बेसिकली जो हमारे परिवार में एक जर्नलिस्ट और भी हैं। मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, नंद किशोर खंडूरी उनका नाम है जी। तो वो दैनिक जागरण में पत्रकार थे। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से कोर्स किया था। तो वो अक्सर हमारे घर जब आते थे तो वो पत्रकारिता की बातें करते थे। हमें बड़ा रोमांच आता था जब वो अपने किस्से बताते थे पत्रकारिता के। तो हमें लगता था कि यार ये कितना मतलब जोखिमपूर्ण और रोमांचकारी प्रोफेशन है। और बचपन से ही हमें रोमांच बहुत पसंद था। हम ये हालांकि वो हमें ये भी कहते थे कि इस प्रोफेशन में देखिए प्रसिद्धि बेशक है लेकिन पैसा नहीं है जी। तो और हमारा कभी फोकस रहा भी नहीं कि हम पैसा कमाएं। पैसा कमाने की हमारी कभी चाह नहीं रही। हमारा ये रहा कि भाई एक और भी बात थी कि हम जब साथ साथ जाते थे, हमारे अंदर एक बात ये भी थी कि यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक के बीच में नहीं आ पाती है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन वो क्योंकि पत्रकार की संख्या कम है या वहाँ तक रीच नहीं है तो उन लोगों की बात आगे तक नहीं जाती है। जैसे हम इस डोईवाला जैसा छोटा, उस समय हमारे टाइम पर डोईवाला एक बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं था, बहुत छोटा क्षेत्र था, बहुत सीमित क्षेत्र था लेकिन प्राइम लोकेशन पर था। बड़े बड़े दिग्गज ब्रह्मदत्त जैसे नेता भी यहाँ आते थे। लेकिन क्या था कि उस तरह का एक्सपोजर नहीं था इस क्षेत्र का। आज तो बहुत तरक्की इस क्षेत्र ने कर ली है लेकिन उस दौर में आप बताइए माजरी ग्रांट में अगर कोई घटना हो जाती थी तो तीसरे या चौथे दिन पता चलता था लोगों को कि वहाँ ऐसी घटना हो गई है। भोगपुर, थानों, ये तो बिल्कुल ऐसे एरिया थे कि यहाँ कोई। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम और आप इस पत्रकारिता से जुड़े, खासतौर पर अमर उजाला की पत्रकारिता से जुड़े, तो हमने सन गांव के बारे में और सूर्यधार के बारे में भी लोगों को बताया कि यहाँ भी एक गांव है, यहाँ भी लोग रहते हैं और यहाँ का भी एक रहन सहन है, यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस पत्रकारिता ने उसको पहचान दी। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगा आपको कि जब मैं अमर उजाला में था तो मुझे जानकारी मिली कि हमारे एक गुरुजी थे वेद प्रकाश शर्मा। तो वो उस समय क्षेत्र पंचायत के सदस्य थे और एक बार उन्होंने मतलब वो अपने क्षेत्र की बड़ी कौड़सी उनका गांव था तो वो कौड़सी की बड़ी बात करते थे। तो जब हम पत्रकार बने तो हमारा मन ये किया यार कौड़सी जाना चाहिए क्योंकि इसकी बहुत चर्चा वो करते हैं। मैं कौड़सी गया, मैं और अश्वनी गुप्ता हम दोनों स्कूटर से गए कौड़सी। तो वहाँ हमने देखा कि जो उनका गाँव है कौड़सी, तो वहाँ 100% साक्षरता है। मतलब हर परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी पर है और यहाँ तक कि वहाँ बूढ़ी जो माताएं हैं वो भी पढ़ी लिखी हैं। तो हमें बड़ा अच्छा भी लगा। हमने कहा ये तो लोगों को बताने वाली चीज़ है। लेकिन एक समस्या थी कि वो 100% जो साक्षर गांव था वहाँ विकास बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। गूल, वहाँ की जो खेती थी वो गूल पर निर्भर थी। एक नहर वहाँ जाती है लेकिन वो टूटी हुई थी। सिंचाई विभाग की से लगातार वो चिट्ठियाँ लिख रहे थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। वहाँ एक पुल था, पुल टूट गया था बरसात में, और भी कई ऐसे निर्माण कार्य थे। तो हमने एक खबर लिखी कि साक्षरता की दौड़ में अव्वल जो कौड़सी है वो विकास की दौड़ में फिसड्डी, कुछ इस तरह से एक हेडिंग लगा कि विकास की दौड़ में फिसड्डी 100% साक्षर गाँव। और ये खबर जब छपी 8 कॉलम में, पहली बार मेरी ज़िंदगी में 8 कॉलम में खबर छपी अमर उजाला में। तो मुझे यहाँ एक रोशन लाल होते थे वीडियो, उनका सुबह सुबह मुझे फ़ोन आया, अरे यार राकेश भाई यार ये तुमने क्या लिख दिया। मैंने कहा क्या लिख दिया भाई साहब? अरे यार वो डीएम साहब जो है वो पूछ रहे थे इस बारे में और हो सकता है वो आ जाएं। और वास्तव में उस समय पीके मोहंती जिलाधिकारी होते थे और वो वास्तव में दौरा करने के लिए आ गए। मुझे बुलाया गया,
हमारे साथी हरीश कोठारी भी थे, हम साथ ही साथ उन वीडियो की गाड़ी में बैठ के गए और यहाँ से सीधा हमें ले जाया गया वहाँ के विधायक राजेंद्र शाह के पास। तो उनके घर में हमने राजेंद्र शाह के यहाँ घर पे गए, तो राजेंद्र शाह भी हमारे साथ आए और सब के सब मिलके हम गए कॉडसी। अब कॉडसी में डीएम ने वहाँ जो भौतिक सत्यापन किया, जब वो ज़मीनी उन्होंने हकीकत देखी तो उन्होंने हमारी पीठ थपथपाई, वेल डन। और उन्होंने वहीं 30 लाख रुपए की स्वीकृति की और 30 लाख रुपए में वो मतलब ये समझिए कि ये होती है अखबार की ताकत। बिल्कुल कि एक अखबार ने खबर लिखी, जिलाधिकारी ने उसको बहुत सकारात्मक रूप से लिया और वो वहाँ गए और उन्होंने क्षेत्र का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि भाई हकीकत जान लेते हैं। उन्होंने हकीकत जानी, उन्होंने देखा कि वास्तव में वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार लोग हैं, लेकिन वहाँ तो बहुत बड़ी दिक्कत है। इसी बात पर मैं आता हूँ जी इस इम्पैक्ट के बारे में आपने बताया, एक खबर का एक जी इम्पैक्ट जी जी। क्या अब देखने को मिलता है? और मेरा मानना है कि आज भी अगर खबर में दम है तो उसका निश्चित तौर पर उसका संज्ञान लिया जाता है, उस पर काम होता है। आज पत्रकारिता और पहले की पत्रकारिता में अंतर इतना है कि आज पत्रकारिता में जवाबदेही है और पारदर्शिता है। बेशक लोग चाहे कितने भी आरोप लगें, और काल्पनिक खबरें नहीं बनती है। अब काल्पनिक खबरों से बचा जाता है। पहले आप बिना वर्जन के खबर लिख देते थे, आज वर्जन लेना। अगर दूसरी बात है, पहले हम भी थे उसमें शामिल, पहले हम व्यक्ति आधारित खबरें करते थे कि एक व्यक्ति पर किसी नेता के खिलाफ लिखना है या किसी एक पर। आज पत्रकारिता का स्वरूप बदला है। आज पत्रकारिता एक व्यापक रूप में देखी जाती है, मतलब वो किसी व्यक्ति को केंद्रित करते हुए नहीं, बल्कि वो जो उससे प्रभावित हो रही है जो चीज़ें, उस पर केंद्रित होती है पत्रकारिता। फिर से डोईवाला से शिमला की झंडी पर आते हैं। जी डोईवाला में आप रिपोर्टिंग करते थे और मैंने देखा है आपको, कई बार मैं आपके साथ गया भी हूँ। जैसे सनगांव, सूर्यधार की आप बात कर रहे हैं, और भी कई गांव में हम लोग गए हैं। और छुट्टी का दिन तो हमारा बाहर घूमने का ही होता था, बिल्कुल। ग्राम यात्रा ही हम लोग करते थे। जब आप डोईवाला से एक छोटा सा कस्बा और शिमला जैसी राजधानी, हिमाचल की राजनीति का गढ़, बिल्कुल। और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में तो आप माहिर आज भी हैं और पहले भी आप बहुत माहिर रहे हैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में। किस खास चुनौती का आपने सामना किया जब आप शिमला पहुंचे? देखिए, शिमला जब हम गए तो एक तो वो एक कठिन, भौगोलिक रूप से बहुत कठिन जगह है, बहुत ही टफ है। और वहाँ कोई आप व्हीकल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे पत्रकारिता के लिए, आपको रोज़ाना जो है पैदल यात्रा करनी होगी। तो हम करीब एक दिन में, क्योंकि हम रिपोर्टिंग करते थे, तो एक दिन में हमें 7 से 8, 8 से 9 किलोमीटर की पैदल हमें चढ़ना होता था। वहाँ सब कुछ जो है सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं, उतरनी होती हैं। तो उस हिसाब से तो वो अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। हम एक मैदानी स्थान से सीधा पर्वतीय क्षेत्र में गए और वहाँ हमने तो, और उस समय हमारा नेतृत्व जो कर रहे थे वो एस राजेंद्र टोटरिया थे, तो बहुत मतलब जाने माने पत्रकार थे। और उनके नेतृत्व में जब हमने काम शुरू किया, नीचे दिनेश जुयाल जिनका अभी हाल में निधन हुआ, वो चंडीगढ़ में देख रहे थे, उन्होंने वहाँ कमान संभाली हुई थी। तो ये जो दोनों का जो एक समन्वय था, एक टीम वर्क था, इससे अमर उजाला ने वहाँ बहुत तरक्की की। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हिमाचल और उत्तराखंड का जो जनमानस है उसकी मनोदशा लगभग एक जैसी है। तो उन लोगों ने हमें स्वीकार किया और जिस तरह की खबरें हमने लिखी, खबरों से ज़्यादा देखिए मैंने बताया टेक्नोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो अमर उजाला एक तकनीक के साथ गया। अमर उजाला के जो संपादक थे बहुत विजनरी थे और उन्होंने स्वर्गीय श्री अतुल महेश्वरी जी, तो उनका एक विजन था, उनको ये पूरा यकीन था कि हम कहीं कामयाब हो ना हो, लेकिन हिमाचल में हम कामयाब होंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से आप तो खुद उसके गवाह रहे हैं, आप साथी रहे हैं, आपने भी वहाँ हमारे साथी उस टीम का हिस्सा थे आप, तो आपने देखा होगा कि जो हम स्कैनर और ये तमाम चीज़ें, कैमरामैन और कंप्यूटर वगैरह जो हमने सभी स्थानों पे, सभी जिला मुख्यालयों पे और बड़े बड़े उस पर जो स्टेशन पे हमने जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जिस राज्य में पत्रकार 5 बजे के बाद कोई खबर नहीं लिखता था, जब अखबार में 9-10 बजे की रात की खबर भी छपी और अगले दिन वो छपी अखबार में, तो लोग आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ का पाठक आश्चर्यचकित हो गया कि जहाँ एक दुर्घटना की चंबा में अगर बस गिर जाती थी तो वो तीसरे या चौथे दिन अखबार में छपती थी। और हमने जो है उसी दिन अगर कोई घटना हुई तो हमने अगले दिन समाचार पत्र में वो दिखाई दी। तो ये कामयाबी अमर उजाला की थी, उसने इतना आगे छलांग लगाई कि बाकी अखबार बहुत पीछे छूट गए। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मंडी जिले में मैं था उस समय जी,
और जब हमारे ऑफिस में स्कैनर लगा, कंप्यूटर सेट लगा, क्योंकि उस समय जो पत्रकारिता थी वो पोस्ट ऑफिस पर आधारित थी। बिल्कुल शाम को 5 बजे के बाद पोस्ट ऑफिस बंद हो जाते थे जी और उससे पहले ही सबको अपने रोल बनाकर फैक्स करने होते थे जी बिल्कुल पोस्ट ऑफिस से। जी तो जब पहली बार स्कैनर और ये सब चीज़ें लगी और हम लोगों ने शाम 7 बजे 8 बजे के बाद की खबरें भी विद फोटोग्राफ देनी शुरू की, बिल्कुल तो मुझे याद है कि हमारे दफ्तर में प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम आपके सिस्टम को जानना चाहते हैं। तो हमने उनको बताया कि ये मॉडेम है, ये स्कैनर है और ये सब चीज़ें हैं। जी तो वो जो दौर था, आज कितना परिवर्तन देखते हैं, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है बिल्कुल बिल्कुल और अब व्हाट्सएप पे जर्नलिज्म हो गया है। जैसे कि आपने मुझे बताया कि जो खबरें हैं वो बिल्कुल प्योर होती थी उस समय, हाँ क्योंकि रिपोर्टर फील्ड में जाते थे। फील्ड में जाते थे। आप भी लंबे समय तक रिपोर्टिंग करते रहे हैं और आज आप एक इंचार्ज के तौर पर भी आप देख रहे हैं, आपको मॉनिटर भी करना पड़ता है। तो क्या अंतर देखते हैं कि क्या अब रिपोर्टर फील्ड में जा रहे हैं? देखिए रिपोर्टर फील्ड में जैसे मेरा प्रोफाइल तो अब बदल गया है क्योंकि हाँ, वही शासन का, लेकिन जो सिटिंग रिपोर्टिंग है आज भी वही है। और मेरा मानना है कि जब तक रिपोर्टर फील्ड में नहीं जाएगा तो उसको अलग कुछ नहीं मिलेगा। आज का जो दौर है, आज व्हाट्सएप का दौर है और आप देखिए कि कोई भी प्रोग्राम होता है तो रिपोर्टर जो है फ़ोन कर देता है कि भाई आप मेरे को फ़ोटो भेज देना। हाँ। और क्योंकि एक रिपोर्टर भी एक दिन में 4 या 5 जगह नहीं जा सकता, उसकी भी अपनी एक सीमा है। जी, लेकिन मेरा अपना मानना आज भी यही है कि आप अच्छी खबर और प्रभावशाली खबर तभी लिख पाएंगे जब आप फील्ड में होंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तभी आपको अच्छी खबर मिलेगी। और दुर्भाग्य से आज ये जो ट्रेंड है ये थोड़ा सा कम होता जा रहा है, लोग फील्ड में कम जाते हैं। और दूसरी बात है कि आप वो जो प्रोग्राम करने वाले लोग भी हैं वो भी नहीं चाहते कि पत्रकार उनके प्रोग्राम में आए। जी, चाहे आप राजनीतिक दलों को देख लो, चाहे सामाजिक संगठनों को देख लो, वो भी चाहते हैं कि यार जर्नलिस्ट को हम भेज देंगे, बस एक प्रेस नोट बना के वो भी भेज देते हैं। वो भी अवॉइड ही करते हैं लगभग। जो बड़े प्रोग्राम होते हैं वहाँ तो पता भी नहीं। आप देखिए कि इतने बड़े बड़े इवेंट होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं और जर्नलिस्ट को आमतौर पर निमंत्रण भी नहीं मिलता कई प्रोग्राम्स का। उसका कारण ये है कि उनको ये मालूम है कि हमारी खबर हम पहुँचा, मतलब वो खुद भी इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि अब वो जानते हैं कि वो पहले, अब तो प्रोग्राम की स्थिति ये हो गई कि वो पहले ही प्रेस नोट बनाकर पहले ही भेज देते हैं अखबार को एडवांस में कि भाई आप पहले तैयार हो जाता है। जी, लेकिन जो प्रमुख अखबार हैं जिनकी एक जवाबदेही है, जो वहाँ एक टीम होती है बाकायदा, जो इनविटेशन आते हैं या नहीं भी आए तो जो रिपोर्टर से पूछा जाता है कि भाई अगर आपको इनविटेशन नहीं आया तो क्यों नहीं आया, आप मालूम करो कि आपको बताया क्यों नहीं गया कि ये प्रोग्राम इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। तो वहाँ जवाबदेही है। लेकिन ये बात सही है कि जो सोशल मीडिया है उसने अगर पत्रकार को थोड़ा सा आरामदेह बनाया, लेकिन उसको जवाबदेही भी बना दिया है। बिल्कुल सही बात कहा। और आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रेशर भी अब जर्नलिज्म पर बिल्कुल ज़्यादा हो बिल्कुल, गया है। आप किसी घटना को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप जो है अगर कोई सोशल मीडिया में कोई खबर वायरल हो रही है तो आप आंख बंद करके नहीं रह सकते, आपको उसे फॉलो करना ही पड़ेगा या आपको उससे आगे सोचना पड़ेगा, उसके आगे के बारे में लिखना पड़ेगा। तब दबाव बनेगा। एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप अपना मोबाइल पूरे दिन के लिए बंद कर दें, आप अपनी मेल चेक ना करें, आप अपना व्हाट्सएप चेक ना करें, तो दूसरे दिन क्या स्थिति होगी? हाँ बिल्कुल सही बात है। आज अगर मेरा मोबाइल कई ऐसी बार ऐसा हुआ है कि मैं घर से निकला और मेरा घर मोबाइल छूट गया और मैं ये समझिए 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर चला गया था, मैं वापस लौटा अपना फ़ोन लेने के लिए, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मेरा कोई चीज़, मतलब मेरा एक अंग जो है मुझसे अलग हो गया है। तो मैं उसको लेने के लिए गया, क्योंकि सब कुछ अब हर चीज़ जो है आपके घर से लेके और आपके प्रोफेशन तक मोबाइल पर है सब कुछ। आप उससे मुक्त हो नहीं सकते। सूचनाएं जो आपके पास आती हैं, अब सारी सूचनाएं आपके मोबाइल के माध्यम से ही आती हैं, तो उससे तो आप मुक्त हो नहीं सकते। उसकी निर्भरता तो आप पर पूरी तरह से हो गई है। लेकिन फिर भी मेरा अपना मानना है कि अगर आप किताबें नहीं पढ़ेंगे, आप अखबार नहीं पढ़ेंगे, आप समसामयिक जानकारियों के बारे में सुनेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, तो आप जो है जो सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया भी आपने देखोगे कि कुछ उसमें सब कुछ सत्य नहीं है, उसमें बहुत सारी काल्पनिक चीज़ें भी हैं। अब ये पत्रकार, वही पत्रकार इन काल्पनिक चीज़ों को
उसको परिष्कृत वही कर सकता है जिसने पढ़ा हो, जिसको अध्ययन होगा, जिसने सीखा होगा, जिसका अनुभव होगा, वो तो उनमें से चीज़ें छांट लेगा अपने मतलब की। लेकिन जो उसी पर निर्भर है तो किसी दिन वो फंस जाएगा। और फंसते भी हैं लोग। कई बार आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे गलत खबर चली और कुछ अखबारों ने उसको छाप भी दिया और अगले दिन वो खबर झूठी साबित हो गई। तो रियल टाइम जर्नलिज्म की हम बात करते हैं। पहले जब इंटरनेट की सुविधाएं बहुत ज़्यादा नहीं थी, एक्सेस बहुत लोगों तक नहीं था, उस समय की जो जर्नलिज्म थी वो ये था कि अखबार तो रात को ही छपेगा, दूसरे दिन ही आएगा। अब प्रेशर क्या है, अब वेबसाइट पर आपको अपडेट करना है। तो क्या इस प्रेशर की वजह से जो है पत्रकार कुछ बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं क्या? तनाव तो देखो, मेरा मानना है कि तनाव तो आप छोटी छोटी बात पे भी तनाव, ये आपके टेम्परामेंट की बात है। ये एक निजी व्यक्तिगत बात है। बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों को लेकर भी तनाव ले लेते हैं कि उनको अगर 2 खबरें और एक्स्ट्रा करने के लिए दे तो वो तनाव में आ जाते हैं। और जो नहीं आने वाले होते हैं तो वो उनको तो कितना काम दे दो, तो भाई ये हमारा पैशन है। अगर हम पत्रकारिता नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? ये जो कूलनेस है आपके पास, क्योंकि मैं लंबे समय से आपको देख रहा हूँ, आपको गुस्सा भी आता है तो बहुत तेज आता है, कई बार आता है, लेकिन कूल भी आप बहुत ज़्यादा हो। इसका राज क्या है? आज कुछ नहीं है, नेचर है, अपना अपना नेचर, सबका अपना अलग अलग टेम्परामेंट होता है। मेरा अलग नेचर है, पर मैं चीज़ों को इस तरह से देखता हूँ। अगर आपने हिमाचल में अगर मुझे देखा होगा पत्रकारिता करते हुए, तो उस समय का मेरा बर्ताव थोड़ा सा बहुत एग्रेशन था, बहुत गुस्से वाला था। तो अनुभव से चीज़ें आदमी सीखता है। मुझे लगता है कि गुस्सा जो है वो सही चीज़ नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप कूल रहकर भी सुलझा सकते हैं, मतलब ज़्यादा सुलझती हैं। और मेरा मानना है कि अगर आपने गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और आपने अगर आपको कोई व्यक्ति अगर समझ नहीं रहा है तो उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसका एक सबसे बढ़िया जरिया है संवाद। आप संवाद करते रहेंगे तो आपका हर समस्या का समाधान होगा। जिस दिन आपने संवाद तोड़ दिया उस दिन बहुत सारे ऐसे पूर्वाग्रह लोगों के मन में आ जाते हैं, भ्रम की स्थितियाँ बन जाती हैं और वो बात का बतंगड़ बन जाता है। तो मेरा मानना है कि संवाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आप लगातार बात कीजिए, लगातार संपर्क में रहिए। मेरे पास भी एक टीम है, हमारे ऑफिस में भी टीम है, हमारे भी एक संपादक हैं। मेरे आज तक जितने भी अमर उजाला में संपादक हैं, मेरे बहुत अच्छे संबंध उनसे रहे हैं, क्योंकि मैंने उनकी बात को हमेशा माना है। वो क्योंकि उनकी जवाबदेही मुझसे ज़्यादा है अखबार के प्रति। तो मेरा मानना है कि कोई भी कहीं भी है, जो आपका लीडर है, वो आप उसके नेतृत्व में, क्योंकि उस स्टेक आपसे ज़्यादा उस व्यक्ति का है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो अगर कुछ कह रहे हैं तो उनके कहने पर आप ये मत सोचिए कि इसलिए कहा होगा, इसलिए कहा होगा। उन्होंने जो कहा है वो हमें करना है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा किया कि अगर सूचनाओं का प्रसार तेज़ी से बढ़ा है, पत्रकार तक सूचनाएं पहुंचती हैं, तो प्रेशर भी बढ़ा है। उसका कारण ये भी है कि कोई हैपनिंग हुई, हैपनिंग की जानकारी लोगों तक पहुंच जाती है इंटरनेट के थ्रू। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब अखबार के परसेप्शन में हम बात करें तो अखबार पर ये जिम्मेदारी हो जाती है कि जो आज पूरा जो लोगों तक पहुंचा है उससे अलग हम क्या दें। बिल्कुल सही है। ये बहुत बड़ी चुनौती पत्रकारिता के लिए है आज के दौर में, क्योंकि सोशल मीडिया में दिन भर तक ये पता चल गया लोगों को केदारनाथ का उपचुनाव हो गया, जीत गए, या हार गया, या जीत गया, स्टेटिक्स भी आ गए। अब क्या? तो वहीं हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। हमारा काम, हम जब एक मीटिंग करते हैं, हर अखबार में होती है, तो हम ये नहीं सोचते कि यार रिजल्ट क्या आएगा। हम ये सोचते हैं कि रिजल्ट जो आएगा उसके एनालिसिस क्या होंगे। बिल्कुल। अब अखबार में जितने ज़्यादा एनालिसिस होंगे, जितने ज़्यादा विश्लेषण होंगे, जितने ज़्यादा एंगल होंगे, अखबार उतना ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। और देखिए, आज अखबार का महत्व तो आज इसलिए भी है क्योंकि लोग सारी सूचनाएं जान लेते हैं, सब कुछ उनको पता हो जाता है। उसके बाद भी वो अखबार में देखना चाहते हैं कि यार अखबार में क्या छपा है। और जब वो अखबार देखते हैं तो जो मुख्य धारा में सोशल मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी देखते हैं, यार हाँ यार ये तो हमारे साथ हमने किया नहीं। क्योंकि सोशल मीडिया के जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एक सीमा है, वो 1 या 2 या 3 या 4 व्यक्ति हैं, और अखबार में 50, 100, 200 लोगों का एक पूरा का पूरा एक नेटवर्क है। तो 200 लोग जो सूचनाएं एक साथ भेजेंगे अखबार में, उसमें से कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही, कुछ ना कुछ तो अनूठा होगा ही। जैसा मैंने लंबे समय तक डेस्क देखी है, रिपोर्टिंग में भी रहा हूँ, आप अक्सर रिपोर्टिंग में ही रहे हैं,
हाँ, जो आपका 3 दशक का मैं जो अक्सर नहीं रहा, मैं पूरी तरह से रिपोर्टिंग में रहा हूँ। मैं आज तक डेस्क में मैंने काम नहीं किया। आप डेस्क पे नहीं गए। मैंने डेस्क के चैलेंज देखे हैं कि सुबह आप सोकर भी नहीं उठ पाते हैं, रात को 2 बजे तक आप काम कर रहे हैं, सुबह आप सोकर भी नहीं उठ पाए, 6 बजे ही आपके पास फोन आ जाता है कि आज तो आपने ये ब्लंडर कर दिया, ये गड़बड़ हो गया। क्या आपके साथ ऐसा अब हो रहा है क्या इस समय की रिपोर्टिंग से आप, क्योंकि आप सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप काम करते हैं रिपोर्टिंग में, जी जी। सुबह जब सोकर उठते हैं तो ये पता लगता है कि आप तो आज इस खबर को मिस कर गए? हाँ, देखिए, ये डिपेंड करता है कि जो आपको आपका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, जो संपादक हैं, वो कैसे हैं, वो चीज़ों को किस तरह से लेते हैं, क्योंकि जब दबाव प्रेशर उन पर भी होता है, तो सब कुछ उन पर निर्भर करता है। और मेरा मानना है कि मेरा जो है अनुभव अभी तक रहा है, तो मैं इस दबाव से मुक्त रहा हूँ। हमसे गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन हमसे अगर कोई गलती हुई है तो मैं सुबह ही फ़ोन कर देता हूँ कि मुझसे ये गलती हुई है, और मैं पहले ही बता देता हूँ। ये हमारी ड्यूटी होती है कि कोई गलती हमसे होती है तो हम पहले ही संपादक जी को बता देते हैं, या हम अपने जो हमारे अल्टीमेट न्यूज़ एडिटर उनको बता देते हैं कि आज हमसे ये गलती हुई है, और इसकी जवाबदेही अगर मेरी है तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो जब आपने खुद ही अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं जिम्मेदार हूँ, तो फिर चीज़ें बहुत मतलब थोड़ा वो हो जाती हैं। अब हम उसका समाधान निकालते हैं। देखिए, कोई भी समस्या है, समस्या तो आएगी, असली वजह होती है कि उसका समाधान क्या है, तो हम समाधान की बात करते हैं। तो इसलिए उस तरह का प्रेशर हम पर नहीं होता है। और जो हमारा नेतृत्व करते हैं, जो हमारा अभी संपादक हैं, वो भी हमारी तरह के नेचर के हैं, बहुत कूल हैं। और उनका कहना है कि देखिए, दूसरा क्या कर रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम क्या कर रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और हम खुद तय करेंगे, हम अपना एजेंडा खुद सेट करेंगे, हम दूसरे के बहकावे में नहीं आएंगे। किसी ने अच्छी खबर की है, वेलकम है, किसी ने ख़राब की है, ठीक है, उन्होंने की है, हम इस तरह से खबर करेंगे, हमारा एंगल ये होगा और हम इस तरह से काम करेंगे। तो उस तरह से जब हम काम करते हैं, अपने हिसाब से आप काम करते हैं, और एक पत्रकारिता के जो बेसिक मापदंड हैं उसकी सीमाओं में, उन लक्ष्मण रेखाओं की सीमा में जब आप काम करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती है। गलतियाँ, जो काम करेगा वो गलती भी करेगा, पर मेरा मानना है कि गलती दोहराई नहीं जानी चाहिए। और हमने इसी सूत्र वाक्य को पकड़ा और इसी पे चल रहे हैं। अच्छा, एक और, क्योंकि जब पत्रकारिता की बात हो रही है तो एक और बात की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा कि जो डेस्क है और जो रिपोर्टिंग है, इनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। हाँ, मेरा मानना है कि देखिए, कॉन्फ्लिक्ट होना भी चाहिए। देखो, संघर्ष नहीं होगा, जब तक मंथन नहीं होगा तो उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। डेस्क जो सवाल करती है उसको पत्रकार को, जो रिपोर्टर है, उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए जी। और उसकी बात को सुनना चाहिए। डेस्क की बात को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आप कुछ भी लिख लें, कुछ भी ले आएँ, चमकाता वही है। वो अनसंग हीरो है जी। वो गुमनाम नायक है। कई बार आप देखेंगे कि रिपोर्टर ने जो मटेरियल भेजा है वो उसको ऐसा चमका देता है कि उसको, मतलब छवि तो पत्रकार की बनती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जो डेस्क में बैठा आदमी है उसको तो कुछ नहीं मिलता, उसको तो सिर्फ एक तनख्वाह मिल रही है, लेकिन रिपोर्टर को जो है प्रसिद्धि मिल रही है। रिपोर्टर कहता है कि मुझे क्या मिल रहा है, उसको तनख्वाह के साथ उसको एक प्लस है। उसके बाद प्लस क्या है, जो लोकप्रियता उसकी है, उसका एक प्रभामंडल बन रहा है। तो वो अब उसकी कोई वो अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है, बेस कीमती है, क्योंकि छवि बनाना आज के दौर में सबसे कठिन काम होता है। और पत्रकार की छवि बनाता है डेस्क, जो आपका समाचार संपादक है, जो आपका उप संपादक है, जो मुख्य उप संपादक है, ये लोग जो हैं। और मेरा मानना है कि जो पत्रकारिता, जो वास्तव में जिसके अंदर पत्रकारिता है, वो चाहे डेस्क में हो, वो चाहे रिपोर्टिंग में हो, उसके पास खबर आएगी तो वो ये नहीं देखता कि इसके साथ मेरे संबंध खराब है, ये खराब है। वो खबर से कम कोई समझौता नहीं करता, वो खबर के साथ न्याय करता है। और जब खबर के साथ न्याय होता है तो आप देखते हैं कि फिर रिपोर्टर भी चमकता है और अखबार भी चमकता है। मैं आपको सुबह अक्सर ऑफिस जाते हुए कई बार हम लोग मिले भी हैं, मैं आपके साथ भी गया हूँ जी। रात को जब आप आते हैं तो उसका टाइम फिक्स नहीं है। हो सकता है आप 11 बजे भी आते हो, 12 बजे भी आते हो। ये बहुत ज़्यादा कुछ तनाव भी होता है कई बार, और बहुत तरह की चुनौतियां हैं, सब कुछ है। इस सब तनाव से, इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए राकेश खंडूड़ी जी अलग क्या करते हैं? अलग तो क्या करते हैं, देखिए, तनाव मुक्त करने के लिए आपके पास कई ऐसे उपाय होते हैं। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, और कोई किताब, कोई डायरी लिखता है, कोई कविताएं लिखता है। तो हमारे भी अपने शौक़ हैं। हम माउथ ऑर्गन बजाते हैं घर पे, 1 घंटे 2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ये हमारे शौक़ हैं।
इस तनाव से मुक्त रहने की। मैंने आपको अभी सोशल मीडिया पे माउथ ऑर्गन बजाते हुए सुना है, और ये मैंने आज नहीं सुना है, ये मैंने बहुत पहले भी सुना है आपको, और आपको पेंटिंग करते हुए भी देखा है। जी जी। और भी तरह के आपने बहुत क्रिएटिव व्यक्ति हैं आप, और जर्नलिज्म में क्रिएटिव व्यक्ति की भी बहुत ज़रूरत होती है। जी जी क्योंकि डेस्क पर भी देखे आप, वहाँ भी, और खबरों के साथ भी, जी क्योंकि वैल्यू एडिशन है, जी। आपने कुछ नई चीज़ें जोड़नी है, आपको अपनी खबर को कुछ दूसरों से अलग बनाना है। बिल्कुल। ये सब आप करते रहें। तो माउथ ऑर्गन बजाते हुए आपको सुना है, और आपको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। तो मैं चाहूँगा कि हम भारत के लोग कार्यक्रम में भी जी। आपकी ये प्रस्तुति। अभी हम मुलाकात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश खंडूड़ी जी से, और खंडूड़ी जी की अभी तक की जर्नी को हमने सुना। आपने उन चैलेंजेस के बारे में भी बताया जो एक पत्रकार के सामने आते हैं। आपने पत्रकारिता के बहुत सारे आयामों पर हमसे बात की। सर, चलते चलते एक सवाल, पत्रकारिता को एक ग्लैमर के प्रोफेशन के रूप में भी लोग देखते हैं। जो लोग इससे अभी फिलहाल अछूते हैं, अभी उसमें एंट्री की सोच रहे हैं, खासकर यूथ की मैं बात करता हूँ, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे उन यूथ का जो पत्रकारिता में आने की चाह रखते हैं? देखिए, जो नई पीढ़ी के जो पत्रकार हैं, तो उनके लिए सबसे बेसिक बात है कि जिस माध्यम में वो पत्रकारिता करने जा रहे हैं, तो उस माध्यम की उनको कम से कम उस मीडियम के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। जो नई पीढ़ी के पत्रकार हैं उनको वो, अब देखिए, गांव-गांव में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुले हैं, लोग अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे हिंदी पत्रकारिता में आ रहे हैं। तो उनको सबसे पहली जो दिक्कत आ रही है वो हिंदी की आ रही है, कि उनको हिंदी लिखने में दिक्कत आ रही है। हालांकि आज सोशल मीडिया ने भी इसको आसान बना दिया है कि आप बोलकर जो है लिख सकते हैं। कोई शब्द अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, आशीर्वाद नहीं लिख पा रहे हैं, आप बोलेंगे आशीर्वाद तो वो सही लिखेगा आशीर्वाद। हम जब पत्रकारिता शुरू की तो हमने इन चीज़ों में बड़ा पुनर्जागरण में लिखते थे, तो हमें बताया जाता था कि आशीर्वाद लिखते थे, इस पर ही हमें डांट पड़ जाती थी कि तुम्हें आशीर्वाद तक लिखना नहीं आता, जो हमारे सीनियर होते थे जी। लेकिन मेरा मानना है कि पत्रकारिता का बेसिक जो वो है, पहली बात तो सबसे पहली शर्त यह है कि आप उस प्रोफेशन में उसकी सारी बुराइयां अच्छाइयां पहले जान लें। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पत्रकारिता जिस माध्यम में आज जा रहे हैं, तो वहाँ आपको मॉनिटरी, जो एक इंजीनियर को जितना पैसा मिलता है या एक MBA करने वाले बच्चे को कंपनी में जितना पैसा मिलता है, लेकिन पत्रकारिता में उस तरह का की शुरुआत नहीं है। ये एक कड़वी सच्चाई है पत्रकारिता की। लेकिन उसके बाद भी आते हैं बच्चे, उसके बाद भी आते हैं, और अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं जो MBA छोड़कर, जिन्होंने MBA की चॉइस एक तरफ कर दी और इंजीनियरिंग को कर दिया, और वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आए। तो क्यों है ऐसा? ये बहुत बड़ा अपने आप में एक सवाल है। ये इसलिए है क्योंकि उनके जो जीन है उसमें पत्रकारिता का कोई ना कोई अंश है। वो उनकी तमाम बुराइयों के बावजूद वो उस प्रोफेशन में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि यही
देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार आप देखेंगे कि हर आदमी को एक अलग अलग चीज़ों से ऊर्जा मिलती है। उन्हें इस बात से ऊर्जा मिलती है कि हम इस प्रोफेशन से जुड़ेंगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आए हमारे मैंने जो हमारे संपर्क में आते हैं कि वो लोग जो है MBA कर सकते थे, वो BTech कर सकते थे, वो MBBS कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पत्रकारिता का कैरियर चुना। इसलिए नहीं चुना कि इसमें ग्लैमर है, वो ग्लैमर के कारण नहीं है। उनके मन में, उनके दिलो दिमाग में ये है कि हमें पत्रकारिता करनी है और पत्रकारिता में एक नया मुकाम, एक नया मुहावरा गढ़ना है। तो ऐसे बच्चों के लिए वास्तव में पत्रकारिता बनी है, जो इसकी तमाम बुराइयां, अच्छाइयां, उनका सबका विश्लेषण करने के बाद अगर पत्रकारिता में आते हैं तो वास्तव में फिर उस मतलब पत्रकारिता का मतलब एक भला होने वाला है, भविष्य उज्जवल है। क्योंकि अखबार के जो प्रेशर है, जो काम करने का तरीका है, आमतौर पर नौकरियों में जो लोग नौकरी करते हैं 10 से 5 की ड्यूटी होती है, लेकिन पत्रकारिता में 10 से 5 की नहीं होती, 10 से 10 की होती है। मतलब 10 बजे अगर रिपोर्टर आ रहा है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शाम को 10 बजे ही घर जाएगा, वो कभी भी 7 बजे भी जा सकता है वैसे वो, लेकिन आमतौर पर इतना काम रहता है। और ये बड़ा बुरा लगता है लोगों को कि यार जब लोग अपने घर जा रहे होते हैं तब रिपोर्टर अपने ऑफिस आ रहा होता है और तब वो अपना काम शुरू करता है। कई बार तो पार्किंग से ही वापस लौटना पड़ता है। निश्चित तौर पर कई बार आप घर में जाते हैं और पूरा रात भर आप काम करके आते हैं, फिर आपको फ़ोन आ जाता है कि भाई ये स्टोरी, ये घटना हो गई, आपको तुरंत एक स्टोरी देनी है। तो आप खाना नहीं खाते, आप खाना भूल जाते हैं, आप उसी समय वो स्टोरी लिखने लगते हैं। क्योंकि आपने और हमने पत्रकारिता के बदलते स्वरूप को बहुत नज़दीक से देखा है जी, हमने वो समय भी देखा है जब फ़ोन भी नहीं थे, बिल्कुल। और संचार के जब अखबार जो है वो छापे से छपता था अखबार जी, बाकायदा पहले एक स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, फिर उसके आधार पर उसके बनाए जाते थे। तो हमने पत्रकारिता की 19वीं सदी से लेकर अब तक की जो बदलाव है वो हमने पत्रकारिता का उसके गवाह हम रहे हैं। पर अब जब पत्रकारिता पूरी तरह से डिजिटल हो गई है, जी, पुराने लोग क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं हो पा रहे, तो जो अपडेट होना है जर्नलिज्म में, जी जी, कितना ज़रूरी है एक व्यक्ति को। जैसे कि उस समय हम जर्नलिज्म करते थे, जी, अगर हम अपडेट नहीं होते समय के साथ तो मुझे लगता है कि हम भले ही कितने अच्छे पत्रकार क्यों ना हो, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर, बहुत अच्छा लेखन और ये समझ कि क्या लिखना है, उसकी भी बहुत अच्छी समझ, जी, उसके बावजूद हम फेल हो जाते हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए मेरा मानना है कि पत्रकारिता में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है धैर्य। धैर्य और सहनशीलता दो ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन कई बार हम जो है, जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो हमारी जो आसपास की जो परिस्थितियाँ, घर की परिस्थितियाँ, अपने साथियों की जो जिस माहौल में आप काम करते हैं, कई बार वहाँ से आप वो एक वो होती है। तो ये सारी परिस्थितियाँ बन के आदमी पर एक अलग तरह का दबाव बनाती है। और मेरा मानना है कि यदि आपने ठान लिया है कि मेरे को यहाँ टिकना है और मुझे करना है तो फिर आपको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत जो है ना वो आपका अंतर्मन है। दूसरी बात है कि आज जो आप अभी आपने कहा था कि चुनौती जैसे बात कर रहे थे आप, तो चुनौती देखिए आज के दौर में आज तो स्थिति ये है कि अखबार चाहे तो रिपोर्टर को रखे ना, क्योंकि आज चैट GPT आ गया और उसमें ऐसा है कि आप लिखेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इंटरव्यू, तो पूरे प्रश्न और उत्तर लिख के दे देगा आपको, पूरा इंटरव्यू आपका तैयार है। लेकिन मेरा मानना है कि जो आपका दिमाग है इसका ये बेजोड़ है, और जो आप सोच सकते हैं, जो आपने पढ़ा है, अध्ययन किया है, और जो आप सवाल कर सकते हैं, वो कोई भी दुनिया का कंप्यूटर नहीं कर सकता। चाहे कितना भी बड़ा कंप्यूटर बन जाए, आ जाए, लेकिन दिमाग मनुष्य के दिमाग से ताकतवर नहीं हो सकता। बहुत सही जानकारी आपने दी है, और आपने कहा है कि अपडेट होना भी ज़रूरी है। अगर हम अपडेट नहीं होंगे तो हम भले कितने अच्छे पत्रकार क्यों ना हो, बहुत सारी जानकारी हमारे पास क्यों ना हो, अगर हम कम्युनिकेशन स्किल के साथ अपडेट नहीं होंगे, बिल्कुल, अगर हम डिजिटल स्किल के साथ अपडेट नहीं होंगे तो लगता है कि हम पिछड़ जाएंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम पिछड़ जाएंगे। और AI की आपने बात की है कि AI जो है, आप ठीक है आपके क्वेश्चन बना सकता है इंटरव्यू के, लेकिन जो सवाल जो आप अपने आप लिखेंगे, जी, जिन सवालों को आपने अक्सर आप समझते रहे, सोचते रहे, अगर वो सवाल मुझे लगता है कि AI नहीं दे पाएगा। निश्चित तौर पर नहीं दे पाएगा, क्योंकि देखिए जब आप प्रश्न करते हैं तो आपकी एक पूरी एक यात्रा है, आपका जो कैरियर है, पूरी यात्रा जो आपने एक लंबी यात्रा की है, वो सवाल उनसे छन कर आते हैं। बिल्कुल।
आप किसी कैरेक्टर के बारे में जब सवाल करते हैं तो आप उसके पूरे चरित्र को जानते हैं, आप उसके पूरी मनोदशा को जानते हैं, उसकी अच्छाई या बुराई को जानते हैं, तब आप प्रश्न उससे करते हैं। लेकिन उसको तो पता भी नहीं है जिससे आप प्रश्न को, जो एआई है उसको सिर्फ ये मालूम है कि गूगल में जो छपा है राकेश खंडूरी के बारे में वो उसको छान कर तुम्हें दे देगा बस। लेकिन सब कुछ नहीं है ना मेरे बारे में। अगर मैं एआई को छान कर आपसे सवाल बनाता आप पर, तो मैं ये नहीं पूछता आपसे कि संगाव और सूर्यता क्यों कब गए। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि ये तो अनुभव से ही प्राप्त होगा आपको। बिल्कुल। तो अभी हम बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार राकेश खंडूरी जी से, और हमने राकेश खंडूरी जी की पूरी जर्नी को सुना है और पत्रकारिता के भविष्य के बारे में भी आपसे जाना है, और बहुत अच्छी जानकारी है खंडूरी जी आपसे हमें मिली है। और सबसे अच्छा तो मुझे यही लगा कि मैं आपके म्यूजिक को सुन रहा था और उसमें खोने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैंने वर्षों बाद आज आपको बिल्कुल आमने सामने सुना है। जी। क्योंकि सोशल मीडिया पे तो अक्सर सुनते रहे।